हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पास मॉडल। तो ये पास मॉडल किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ये किया गया है जेपी दास के द्वारा, जैक नालियरी के द्वारा और किरबाई के द्वारा। और ये कब डेवलप किया गया? ये किया गया डेवलप 1994 में। तो इन्होंने 4 प्रोसेस दी है किसकी, पास मॉडल की। कौन कौन सी है? अराउजल, अटेंशन है, साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग है और प्लानिंग है। ठीक है। या ये जो पाथ मॉडल है ना, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि प्लानिंग, ए से अराउजल और अटेंशन, और एस से साइमल्टेनियस, और दूसरा एस से क्या है? सक्सेसिव प्रोसेसिंग। ठीक है। अब देखिए अराउजल और अटेंशन क्या होता है। अराउजल एंड अटेंशन एनेबल ए पर्सन टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन an optimal level of arousal, focus or attention to the relevant aspect of a problem। तो इसमें क्या है कि पर्सन क्या करता है, पहले इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और उस पर क्या देता है? अटेंशन देता है। ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है? इट अलाउज एन इंडिविजुअल टू अटेंड टू रिलीवेंट स्टिमुलाई वाइल इग्नोरिंग डिस्ट्रैक्शन। मतलब कि जब आप पढ़ रहे हैं या किसी इंफॉर्मेशन पे फोकस कर रहे हैं, तो जो दूसरी चीजें हैं उस पे जिसकी वजह से आपका क्या हो रहा है? डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, उन चीजों पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे कि टीचर अगर पढ़ा रहा है तो आपका ध्यान सिर्फ पढ़ने पे है, ना कि जो आपका पीयर आपसे बात कर रहा है आपका ध्यान उस पे जाए। तो उससे क्या बोलते हैं? अटेंशन बोलते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है, फोकसिंग ऑन अ टीचर्स वॉइस इन अ नॉइजी क्लासरूम। मतलब कि अगर टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे शोर भी कर रहे हैं तो भी आपको आपका ध्यान किस चीज पे होना चाहिए? सिर्फ पढ़ने पर। ऐसे ही साइमल्टेनियस में क्या होता है? साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग टेक प्लेस व्हेन यू परसीव द रिलेशन अमंग वेरियस कंसेप्ट्स एंड इंटीग्रेट देम इनटू ए मीनिंगफुल पैटर्न फॉर कॉम्प्रिहेंशन। मतलब कि आपने क्या किया? इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और उसके बाद क्या किया? उसका एक मीनिंगफुल पैटर्न बनाया। ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस। अगला कौन सी? सक्सेसिव प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है कि सक्सेसिव प्रोसेसिंग टेक प्लेस व्हेन यू रिमेंबर ऑल द इंफॉर्मेशन सीरियली सो दैट द रिकॉल ऑफ वन लीड्स टू द रिकॉल टू अनदर। ठीक है। इसमें क्या है कि आपने इंफॉर्मेशन रिकॉल करते हैं। इसमें किसमें? सक्सेसिव प्रोसेसिंग में क्या करते हैं आप? इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? रिकॉल करते हैं। और इस वे में रिकॉल करते हैं कैसे? सीरियली रिकॉल करते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखे हैं कि आपने क्या याद कर रखे हैं? अल्फाबेट्स हो गए, या मल्टीप्लिकेशन हो गई टेबल्स की, या लर्निंग डिजिट्स हो गई। तो अगर इन्हें आप सीरियली याद नहीं करेंगे तो ये गलत हो सकती है ना। अगर आपने मल्टीपल याद कर रखे हैं, किसी भी टेबल याद कर रखी है, जैसे आपने 2 की टेबल याद कर रखी है, तो ये क्या है? सीरियल वाइज है। ठीक है। अगर ये आपको ये सीरियल वाइज याद नहीं करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो सक्सेसिव प्रोसेसिंग में क्या होता है कि आपने कोई कोई भी चीज याद करी, वो कैसे याद करी है? सीरियली याद करी है। ठीक है। अगला देखिए, अगला कौन सा है? प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होता है? आफ्टर इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड, planning allows us to think of possible courses of action, implement them to reach a target and evaluate their effectiveness। मतलब आपने क्या किया? इंफॉर्मेशन ली और फिर क्या किया? उसको इम्प्लाई किया। मतलब उस इंफॉर्मेशन का यूज किया किस चीज के लिए? टारगेट को पूरा करने के लिए। और फिर टारगेट अगर पूरा होगा तो उसकी क्या देखी जाएगी? इफेक्टिवनेस देखी जाएगी। मतलब कि हमने जो भी इंफॉर्मेशन ली और उसका यूज किया तो वो हमारे लिए क्या रही? इफेक्टिव रही या नहीं रही? मतलब यूजफुल रही या नहीं रही? क्या जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और उसका जो यूज किया हमने, वो हमारे लिए यूजफुल रही या नहीं रही? जैसे एग्जांपल दे रखा है, डिसाइडिंग हाउ टू अलोकेट टाइम टू स्टडी फॉर एन एग्जाम। कि मतलब हम कैसे क्या कर सकते हैं? अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं किस चीज के लिए? एग्जाम के लिए। ऐसे ही इसके बाद इन्होंने क्या किया? एक मॉडल और बनाया जिसे क्या बोला गया है? CAS मॉडल बोला गया है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? कोग्निटिव असेसमेंट सिस्टम। ठीक है। और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया? ये डेवलप किया गया दास और नालियरी के द्वारा। ठीक है। और इसमें क्या होता है? और इसमें क्या होता है कि ये किन बच्चों के लिए होता है? जिनकी एज कितनी है? 15 टू जिनकी एज कितनी है? 15 टू 18 ईयर्स के बच्चों के लिए होता है। और ये किस चीज के लिए यूज किया जाता है? और ये किस चीज के लिए यूज किया जाता है?
ये यूज किया जाता है रेमेडी के लिए। रेमेडी क्या होता है? उपचार या उपाय। किस चीज की रेमेडी के लिए? कि जिन बच्चों की क्या है, कोग्निटिव डेफिसिट्स है, जिन्हें लर्निंग प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब लर्निंग प्रॉब्लम को सुधारने के लिए कौन सी एज के बच्चों के लिए? 5 से, कौन सी एज के बच्चों के लिए? 5 से 18 एज के बच्चों की लर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा मॉडल बनाया गया? CAS मॉडल बनाया गया, ठीक है। अब देखिए असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले क्या है, 1905 में क्या किया? अल्फ्रेड बीने ने फॉर्मली क्या टेस्ट किया? इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। अल्फ्रेड बीने ने और साइमन ने, इन दोनों ने मिलकर सबसे पहले क्या किया है? फॉर्मल इंटेलिजेंस टेस्ट स्टार्ट किया है। उसके बाद 1908 में क्या किया? किसने? बीने ने क्या किया है? MA को मतलब इंट्रोड्यूस किया है। MA का मतलब क्या है? मेंटल एज से है। MA का मतलब क्या है? मेंटल एज। MA का मतलब क्या है? मेंटल एज से है। अ मेजर ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रिलेटिव टू एन एज ग्रुप। ये सभी एज ग्रुप्स की क्या कोई ना कोई MA मतलब मेंटल एज जरूर रहती है। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, इफ ए 5-year-old चिल्ड्रन परफॉर्म एज वेल एज द एवरेज 5-year-old देयर MA इज 5। मतलब कि अगर कोई 5 साल का बच्चा है और वो 5 साल के बच्चों की तरह ही क्या कर रहा है, मतलब वो इंटेलिजेंट है या कोई भी टास्क को सोल्व कर पा रहा है एवरेज 5 ईयर बच्चों की तरह, तो उसकी MA कितनी हो जाएगी? उसकी MA कितनी होगी? 5 होगी, ठीक है। ऐसे ही 1912 में क्या किया है? IQ, क्या IQ का फॉर्मूला किसने दिया है? विलियम स्टर्न ने। किसने दिया है? विलियम स्टर्न ने दिया है। और कब दिया है? 1912 में। अब आगे देखिए IQ का फॉर्मूला, ठीक है। IQ का फॉर्मूला क्या होता है? IQ का फॉर्मूला क्या होता है? MA/में CA इंटू में 100, ठीक है। और MA का फुल फॉर्म क्या है? मेंटल एज। और CA की फुल फॉर्म क्या है? क्रोनिकल एज, ठीक है। और CA क्या होता है? मतलब जो आपकी एक्चुअल एज होती है उसे क्या बोलते हैं? CA बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसमें दे रखा है एवरेज। एवरेज कितना है दे रखा है? इसमें 100 दे रखा है। पर WHO के अकॉर्डिंग क्या है? एवरेज IQ कितनी है? एवरेज IQ कितनी है? 90 to 110, ठीक है। ऐसे ही इसमें दे रखा है ब्राइट चिल्ड्रन कौन होते हैं? MA इज हाइयर देन CA, क्या? जिसकी MA ज्यादा हो किससे? CA से। मतलब आपकी एक्चुअल एज से आपकी मेंटल एज क्या हो? ज्यादा हो, तो वो कौन सा बच्चा होगा? ब्राइट चिल्ड्रन होगा। कौन सा बच्चा होगा? ब्राइट चिल्ड्रन होगा। मतलब उसकी IQ क्या होगी? हाई मिलेगी, ठीक है। मतलब उसकी IQ एवरेज से हाई मिलेगी। ऐसे ही डल चिल्ड्रन कौन सा होगा? जिसकी क्या हो? CA, जिसकी क्या हो? MA क्या हो? लोअर हो, किससे? CA से। जिसकी MA क्या हो? लोअर हो, किससे? CA से। वो बच्चा कौन सा होगा? डल बच्चा होगा। डल का मतलब क्या है? कि वो एवरेज जो IQ रहती है उससे उसकी IQ क्या मिलेगी? कम मिलेगी। जैसे इसमें एग्जांपल भी दे रखा है। पहले में एग्जांपल क्या दे रखा है? कि 10-year-old का बच्चा है कोई और उसकी MA कितनी है? 12 है, तो उसकी IQ कितनी दिखाई गई है? 120। तो उसकी IQ कितनी दिखा रखी है? 120। आप कैसे निकालेंगे इसे? जैसे फॉर्मूले में रखेंगे, MA मेंटल एज कितनी है? 12 है। और CA कितनी है? CA का मतलब क्या है? जो एक्चुअल एज है वो कितनी है? 10 है, इंटू में 100, तो 0 से 0 कितना आएगा? 120। कितना आया? 120। तो IQ कितनी हो गई? 120। तो एवरेज मैंने बता रखा है कितना है? 100 है। 100 से ज्यादा क्या हो गया? तो ये क्या है? ब्राइट चिल्ड्रन है। क्या है? ब्राइट चिल्ड्रन है। ऐसे ही एक और एग्जांपल दे रखा है इसमें नीचे कि उस बच्चे की एज कितनी है? 10-year-old है और MA कितना है? 7। MA कितना है? तो MA हम ऊपर लिखेंगे 7, और कितने एज है? 10 एज है, इंटू में 100। 0 से 0 गया, कितना आएगा? 70 IQ आई है इस बच्चे की। तो अगर 70 IQ आई है तो इसका मतलब क्या है? 100 से कम है, मतलब वो एवरेज से कम है। तो एवरेज से कम है इसका मतलब क्या है? बच्चा क्या है? डल है।
अब देखिए नॉर्मल कर्व क्या होता है? IQ scores in a population follow a bell shaped curve normal distribution, मतलब कि बेल शेप जो बनाता है, ये बेल शेप हो गई ना, ये बना रहा है तो इसे क्या बोला जाता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये बेल शेप कैसे बनती है? मतलब पॉपुलेशन की IQ अगर आप नापी जाएगी तो मैक्सिमम IQ कितनी होगी? इनकी है मैक्सिमम IQ, और ये पॉपुलेशन कौन सी है? एवरेज है, जिनकी IQ क्या है? एवरेज है। ठीक है। द मिडल क्या है? द मोस्ट पीपल स्कोर नियर द सेंटर एवरेज, मतलब मैक्सिमम क्या है? ये एवरेज वाले हैं जो मिडल में होते हैं। और द एंड या स्लोप्स एज यू मूव टूवर्ड्स एक्सट्रीमली हाई और लो स्कोर्स द फ्रीक्वेंसी ड्रॉप्स ऑफ सिग्निफिकेंटली। अब ये बचे हुए हैं, कौन से वाले? जो ये बचे हुए हैं, ये कौन से हैं? ब्राइटर वाले हैं, मतलब जिनकी IQ क्या है? हाई है। और ये बच्चे कौन से हैं, या ये पॉपुलेशन कौन सी है? जिनकी IQ क्या है? कम है। ठीक है, जिनकी IQ क्या है? कम है। तो इसलिए क्या है, नॉर्मल वालों की क्या है? पॉपुलेशन क्या है? ज्यादा है। जिनकी क्या है? एवरेज एज या एवरेज IQ क्या है? ज्यादा है। इसलिए ये ग्राफ जो है यहाँ पे हाई रहता है। ठीक है। और ये कैसा शेप बनाता है? बेल शेप बनाता है। और बेल शेप को क्या बोला जाता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब आगे देखिए, इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी, ये किसके द्वारा दी गई है? अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी। अब ये क्या, किस चीज को बताते हैं कि इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी क्या है? किसके द्वारा? AAMD के द्वारा। अब ये कुछ क्या बताएंगे? स्पेसिफिक ट्रेट्स बताएंगे या क्राइटेरिया बताएंगे जिन इनके अकॉर्डिंग की इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी वाले बच्चे कौन है या पॉपुलेशन कौन सी है। अब देखिए, इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी का क्राइटेरिया क्या दे रखा है AAMD ने? पहला क्या है? सब एवरेज इंटेलिजेंस होगा। दूसरा क्या है? अडेप्टिव बिहेवियर डेफिसिट होगा। तीसरा क्या है? डेवलपमेंट पीरियड होगा। अब देखिए, सब एवरेज इंटेलिजेंस क्या होता है? जिसमें क्या हो कि जिनकी IQ क्या हो? 70 से कम हो। क्या बच्चे की IQ क्या होगी? 70 से कम होगी। और दूसरे में क्या है? अडेप्टिव बिहेवियर डेफिसिट्स में क्या होगा कि वो एवरी डे क्या स्ट्रगल करेंगे? किस चीज़ में? स्किल्स में, जैसे कि ड्रेसिंग हो गया या कम्युनिकेशन हो गया या सोशल इंटरेक्शन हो गया। मतलब कि वो खुद कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, मतलब किसी से बातचीत नहीं कर पाएंगे, या खुद कपड़े नहीं पहन पाएंगे, या किसी के साथ क्या नहीं कर पाएंगे? सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाएंगे। तीसरा क्या है? डेवलपमेंट पीरियड। इसमें क्या दे रखा है कि ये चैलेंज कब से कब तक आ सकता है? बर्थ से एज 18 के बीच में आता है। तो ये 3 क्राइटेरिया दे रखा है किस चीज़ का? इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी का। किसने दे रखा है क्राइटेरिया? AAMD ने। ठीक है। अब इसके कुछ लेवल्स दे रखे हैं। किसने? AAMD ने 4 लेवल दे रखे हैं। पहला कौन सा है? माइल्ड है, जिसमें क्या होता है? जिनकी IQ कितनी होती है? 55 से 69 के बीच में। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि ये क्या कर सकते हैं? फंक्शन कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, जॉब्स कर सकते हैं, इनकी फैमिली होती है। पर क्या रहता है कि इनका डेवलपमेंट क्या रहता है? स्लोअर रहता है। किनसे? अपने पीयर्स, सहपाठियों से, या जो इनके साथ रहते हैं उनसे उनकी डेवलपमेंट का रेट क्या रहेगा? स्लो रहेगा। ऐसे ही दूसरा कौन सा है? मॉडरेट में इनकी IQ क्या रहती है? 40 to 54 के बीच में इनकी IQ रहती है। और यह क्या करते हैं? ये लैंग्वेज बोलने में लैग करते हैं। ठीक है। और इनकी मोटर स्किल्स भी अच्छी नहीं होती है ज़्यादा। और कैन बी ट्रेंड इन सेल्फ केयर बट नीड सुपरविजन। और क्या ये सेल्फ केयर, कैन बी ट्रेंड इन सेल्फ केयर और सुपरविजन की क्या रहती है? ज़रूरत रहती है। ऐसे ही तीसरा कौन सा है? सीवियर है, जिसमें कितनी IQ रहती है? 25 से 39 के बीच में। इसमें क्या रहता है? एज द लेवल ऑफ रिटार्डेशन इंक्रीज द डिफिकल्टीज आर स्ट्रोंगली मार्क। मतलब कि इससे ज़्यादा, इससे भी कम, मतलब 40 से भी कम अगर IQ होगी तो उन्हें और ज़्यादा दिक्कतों का क्या करना पड़ेगा? सामना करना पड़ेगा। ऐसे ही है प्रोफाउंड, जिनकी IQ क्या होती है? 25 से भी कम रहती है, उन्हें हमेशा ही क्या? सुपरविज़न की ज़रूरत रहती है। मतलब जीवन भर उन्हें उनकी कोई देखभाल करने वाला चाहिए ही चाहिए।
आगे देखिए अब क्या है, इंटेलिजेंस इंटरप्ले ऑफ नेचर एंड नर्चर, मतलब नेचर और नर्चर का क्या सहयोग होता है इंटेलिजेंस में। तो इसमें क्या है, एविडेंस ऑफ नेचर। तो पहले क्या पढ़ेंगे हम, नेचर का मतलब क्या होता है, हेरिडिटी। नेचर का मतलब क्या होता है, हेरिडिटी। और नर्चर का मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंट। तो पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, नेचर के बारे में। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं कि क्या हेरिडिटी कैसे इफेक्ट डालती है, ठीक है। तो अब देखिए आइडेंटिकल ट्विंस आपको पता होगा क्या होता है, जिसमें सेम सेक्स हो, क्या सेम सेक्स हो, मतलब अगर कोई फीमेल है तो दूसरा भी क्या होगा, फीमेल ही होगा। अगर कोई मेल है तो दूसरा बच्चा भी क्या होगा, मेल ही होगा, ठीक है। और फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होते हैं, जिसमें अपोजिट सेक्स होता है, मतलब कोई मेल है तो दूसरा क्या होगा, फीमेल होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, अगर वो साथ में रहते हैं, क्या, अगर आइडेंटिकल ट्विंस क्या है, साथ में रह रहे हैं, तो उनका IQ कितना सेम रहेगा, 0.90। और ऐसे ही वो क्या रह रहे हैं, एक साथ नहीं रह रहे हैं, तो उनका IQ में क्या होगा, डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो उनका IQ कितना सिमिलर रहेगा, 0.72। ऐसे ही फ्रैटर्नल ट्विंस में अगर वो साथ रह रहे हैं तो उनका IQ कितना होगा, 0.60। और ऐसे ही सिबलिंग्स का दे रखा है, भाई बहन में क्या है, अगर वो साथ में रह रहे हैं तो उनका IQ कितना सिमिलर होगा, 0.50। और सिबलिंग्स अगर साथ में नहीं रहते हैं तो उनका IQ कितना सिमिलर रहेगा, 0.25, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है, बायोलॉजिकल कनेक्शन स्टडीज ऑफ एडॉप्टिव चिल्ड्रन शो देयर इंटेलिजेंस लेवल आर जनरली मोर सिमिलर टू देयर बायोलॉजिकल पेरेंट्स देन देयर एडॉप्टिव पेरेंट्स, हाईलाइटिंग ए स्ट्रॉन्ग जेनेटिक फाउंडेशन। इसका मतलब क्या है कि इसमें ये दे रखा है कि चाहे क्या कोई भी बच्चा अपने किसके साथ रह रहा है, अडोप्टिव पेरेंट्स के साथ, मतलब जिन्होंने गोद ले रखा है उसके साथ रह रहा है, लेकिन फिर भी उसकी IQ किससे रिलेटेड रहेगी, बायोलॉजिकल पेरेंट्स से, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे किसके बारे में पढ़ेंगे, नर्चर के बारे में, जिसे क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट, ठीक है। अब इन्वायरमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है किस चीज़ पर, इंटेलिजेंस पर, वो पढ़ेंगे। पहला क्या है, इन्वायरमेंटल शिफ्ट। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई क्या है, अडोप्टेड चिल्ड्रन है और किसके साथ रह रहा है, वो अपने अडोप्टिव मतलब पेरेंट्स के साथ रह रहा है, कोई अडोप्टिव चिल्ड्रन क्या कर रहा है, पेरेंट्स के साथ रह रहा है, तो उसकी इंटेलिजेंस क्या होगी, इन्वायरमेंट के थ्रू, क्या, इन्वायरमेंट के थ्रू थोड़ी बहुत क्या होगी, प्रभावित होगी। और ये नहीं है कि उसकी IQ में डिफरेंस आएगा, IQ में डिफरेंस आएगा तो कब आएगा, लॉन्ग टर्म में, मतलब ये नहीं कि थोड़ा टाइम कुछ दिन रहा और उसके IQ में डिफरेंस आएगा, बहुत साल चाहिए क्या IQ में डिफरेंस आने के लिए, ठीक है। ये ऐसे इफेक्ट करेगी जैसे कि अगर जिस परिवार में बच्चा गया है, अगर वो परिवार अच्छा है तो उसकी IQ क्या हो सकती है, बढ़ सकती है, मतलब अगर उसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिली तो IQ के बढ़ने के क्या चांसेस हैं, ठीक है। और ऐसे ही ये दे रखा है सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, जिसे क्या बोलते हैं, SES। इसमें भी वही चीज़ है, मूविंग ए चाइल्ड फ्रॉम ए डिसएडवांटेज बैकग्राउंड टू ए हाई SES होम ऑफन रिजल्ट इन ए सिग्निफिकेंट बूस्ट इन IQ स्कोर, ठीक है। मतलब कि अगर कोई डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से किस में गया है, हाई स्टेटस वाले होम में, तो क्या होगा, उसकी IQ में बढ़ोतरी हो सकती है। क्यों, क्योंकि उसको ज़्यादा क्या मिलेंगी, फैसिलिटीज़ मिलेंगी, जिससे उसकी IQ क्या होगी, बूस्ट होगी, क्या होगी, उसकी IQ बूस्ट होगी। अब देखिए इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस। अब इसमें क्या होता है, ये कौन से बच्चे होते हैं, ये वे बच्चे होते हैं जिनकी IQ क्या होती है, हाई होती है, मतलब एवरेज से जिनकी ज़्यादा IQ होती है, वो उन्हें कौन सा बोला जाता है, इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस वाले बच्चे। अब इसके ऊपर स्टडी किसने कर रखी है, सबसे पहले स्टडी किसने की है, टर्मन ने, लेविस टर्नर ने की है। लेविस टर्मन ने कब की है, 1925 में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैसे स्टडी की है, किस पे, बच्चों पे। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 1500 चिल्ड्रन लिए जिनकी IQ कितनी थी, 130 या उससे हाई थी, और उनको क्या किया, ऑब्जर्व किया कि उनकी इंटेलिजेंस क्या, उनके करियर पर
कैसे प्रभाव डालती है या उनका सक्सेसफुल करियर या सोशल एडजस्टमेंट कैसे इन्फ्लुएंस करता है। मतलब कि हाई आईक्यू वाले बच्चों का सक्सेसिव रेट या सोशल एडजस्टमेंट इन्फ्लुएंस किस चीज से करता है, आईक्यू से कैसे करता है, मतलब इफेक्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, हाई आईक्यू वालों बच्चों का आईक्यू उनके करियर पर या उनके सोशल एडजस्टमेंट पर इफेक्ट करता है या नहीं करता है। ऐसे ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी है किसने, टर्मन ने, किसकी, गिफ्टेड चिल्ड्रंस की। तो पहले कौन सी है, कोग्निटिव ट्रेट्स। कोग्निटिव ट्रेट्स में क्या कुछ आता है कि वो इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, जल्दी से प्रोसेस कर सकते हैं, मतलब आसानी से ग्रैंड कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, क्या है इनकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या होती है, तेज होती है। ऐसे ही ये लॉजिकल थिंकिंग अच्छी होती है इनकी, और सुपीरियर एबिलिटी टू जर्नलाइज और डिस्क्रिमिनेट। मतलब कि जर्नलाइज का मतलब है कि वो एक जैसी चीजों को आसानी से क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, या उनमें कोई डिफरेंस है किन भी चीजों में तो वो आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, बिटवीन कॉन्सेप्ट, क्या उनमें सेम क्या है या उनमें अलग क्या है कॉन्सेप्ट में, तो उसे आसानी से बता सकते हैं। कौन, जिनका कोग्निटिव ट्रेट्स क्या होता है या कोग्निटिव अच्छा होता है। ठीक है, और ये किन बच्चों में रहता है, हाई आईक्यू वाले बच्चों की क्या दे रखी है, एक कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए क्या है, क्रिएटिव होंगे ये बच्चे, ओरिजिनल थिंकिंग अच्छी होगी इनकी। ठीक है, अगला क्या है, मोटिवेशन। जो ये मोटिवेशन, जैसे आपको पता होगा कि मोटिवेशन भी दो टाइप की होती है, एक तो इंट्रिंसिक होती है, एक एक्सट्रिंसिक। मतलब कि एक जो बाहरी और एक आंतरिक। एक तो खुद करने से कोई भी काम करने का मन करे तो वो कौन सी है, इंट्रिंसिक है। और जो बाहरी दबाव के कारण या कुछ रेनफोर्समेंट के कारण हमें कोई काम करने का मन करे या कोई रिवॉर्ड के कारण हमें काम करने का मन करे तो वो कौन सी है, वो बाहरी मोटिवेशन है। ठीक है, एक्सटर्नल मोटिवेशन है। तो गिफ्टेड वाले बच्चों में क्या रहती है, इंटरनल मोटिवेशन हाई रहती है। ठीक है, और हाई सेल्फ स्टीम भी रहती है। ऐसे ही इनका सोशल बिहेवियर कैसा रहता है, किन बच्चों का, गिफ्टेड बच्चों का, ऑफन प्रीफर इंडिपेंडेंट और सोलिटरी एकेडमिक वर्क में डिस्प्ले नॉन कन्फॉर्मिस्ट थिंकिंग। मतलब ये इंडिपेंडेंट काम करना चाहते हैं और सोलिटरी एकेडमिक वर्क करना चाहते हैं। कौन, सोशल, ये गिफ्टेड कैरेक्टर वाले बच्चे। अब देखिए अगला क्या है, आइडेंटिफिकेशन। आईक्यू टेस्ट अलोन आर insufficient. Identify giftedness require a combination of sources including teacher judgment, school records, parents interview and peer rating. मतलब हम इन्हें कैसे पहचान सकते हैं, किन बच्चों को जिनकी आईक्यू जाता है, या गिफ्टेड बच्चों को कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे पहचान सकते हैं, कुछ सोर्सेज है, कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेज, जैसे कि टीचर जजमेंट, की टीचर बताए कि कैसा बिहेव करते हैं, कैसा रहते हैं, कैसा उनकी आईक्यू है, या कैसे क्या स्कोर कर रहे हैं। ऐसे ही स्कूल रिपोर्ट बता सकता है कि उनकी कोई क्या पोजीशन आ रही है, नहीं आ रही है। या पेरेंट्स बता सकते हैं कि घर में कैसा बिहेव करता है, कैसे रहता है, कैसे काम करता है। या उसके दोस्त बता सकते हैं कि वो कितना क्या इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं किस चीज को, हाई आईक्यू वाले बच्चों को या गिफ्टेड बच्चों को, किसकी मदद से, टीचर्स की मदद से, स्कूल की मदद से, पेरेंट्स की मदद से, और पीयर की मदद से। ठीक है, अब क्या है, एजुकेशनल नीड किनकी, गिफ्टेड बच्चों की। गिफ्टेड चिल्ड्रन रिक्वायर स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम एंड इनरिचमेंट बियॉन्ड द स्टैंडर्ड क्लासरूम टू रीच देयर फुल पोटेंशियल। मतलब इनके लिए क्या बनाया जाए, स्पेशल प्रोग्राम बनाया जाए, स्पेशल स्कूल बनाया जाए, या स्पेशल क्लासेस बनाए जाए, जिसकी वजह से क्या हो, इनका फुल पोटेंशियल का डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, जैसे कि अगर आपके क्लास में कोई गिफ्टेड बच्चा होगा तो अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया गया टीचर के द्वारा तो वो क्या करेगा, आसानी से या जल्दी से सोल्व कर देगा। जैसे आप कोई क्वेश्चन को 5 मिनट ले रहे हैं, एवरेज बच्चा किसी क्वेश्चन को सोल्व करने में 5 मिनट ले रहा है, और वो क्या कर रहा है, वो 2 मिनट में ही सोल्व कर दे रहा है। कौन, गिफ्टेड बच्चा। तो वो 3 मिनट क्या करेगा, 3 मिनट बैठा रहेगा। तो वो 3 मिनट भी, या 3 मिनट का क्या करे, वो यूज कर पाए, उसके पोटेंशियल को अच्छे से डेवलपमेंट किया जाए। तो उसे कैसे बच्चों के साथ रखा जाए, जिनकी आईक्यू क्या है, हाई है, जिनकी आईक्यू क्या है, हाई है। ठीक है,
टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, तो कौन कौन से टाइप होते हैं किसके, इंटेलिजेंस टेस्ट के। तो देखिए पहला कौन सा है, इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप, मतलब कोई भी टेस्ट लिया जा रहा है या तो सिर्फ एक का लिया जाए या ग्रुप में लिया जाए, किस चीज का टेस्ट, इंटेलिजेंस का टेस्ट। तो पहला है इंडिविजुअल टेस्ट, इसमें क्या होता है कि एक पर्सन को एक टाइम पे ही क्या लिया जाता है, उसका टेस्ट लिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एग्जामिनर जो टेस्ट लेने वाला होता है बच्चे के साथ या जिसके साथ जिसका भी क्या किया जा रहा है, आईक्यू का टेस्ट किया जा रहा है, उसके साथ रेपो बिल्ड कर लेता है और ऑब्जर्व द सब्जेक्ट इमोशन एंड एक्सप्रेशन, तो उसके साथ क्या करता है, उसके इमोशन को समझता है और एक्सप्रेशन को भी ऑब्जर्व करता है, अगर एक बच्चे का किया जा रहा है क्या, इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, ऐसे ही है ग्रुप टेस्ट, ऐसे ही है ग्रुप टेस्ट। ग्रुप टेस्ट में क्या होता है, एक की जगह दो दो मतलब एक की जगह क्या हो, ग्रुप में लिया जाए, जिसमें ग्रुप छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी, 3 बच्चे भी हो सकते हैं, 5 भी, 10 भी। ठीक है, तो ग्रुप टेस्ट में क्या है कि एक साथ काफी बच्चों का क्या लिया जा रहा है, आईक्यू टेस्ट लिया जा रहा है, इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जा रहा है। तो इसमें क्या किया जाता है, मैनी पीपल एक साथ, ठीक है, वाइल एफिशिएंट दे डू नॉट अलाउ फॉर पर्सन इंटरेक्शन और ऑब्जर्वेशन ऑफ द सब्जेक्ट फीलिंग, मतलब जो कौन होता है, एग्जामिनर होता है, जो जो इंटेलिजेंस का टेस्ट ले रहा है, वो सभी बच्चों के साथ क्या नहीं कर पाएगा, रेपो बिल्ड नहीं कर पाएगा, उनको ऑब्जर्व अच्छे से नहीं कर पाएगा, या उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाएगा, या उनको इमोशन को अच्छे से नहीं समझ पाएगा। ठीक है, अगला देखिए फॉर्मेट ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, वही है, कौन कौन से हैं, वर्बल है, नॉन वर्बल है और परफॉर्मेंस है। वर्बल टेस्ट में क्या होता है कि रिक्वायर लैंग्वेज, वर्बल में क्या है कि आपसे पूछा जा रहा है वर्बली, ठीक है, क्वेश्चन आपसे जो पुटअप किए जा रहे हैं वो वर्बली है, या तो ओरली है या लिख के, या आपको क्वेश्चन दिए गए हैं लिखने के लिए, या आपसे मुंह से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 2 टाइप के होते हैं वर्बल में, ओरल भी हो सकते हैं और रिटन भी हो सकते हैं। और सीधी सी बात है, अगर आपसे पूछा जा रहा है, लिखवाने के लिए लिया जा रहा है, लिखने के लिए दिया जा रहा है, तो वो कौन से होंगे, लिटरेट, मतलब लिख तो वही सकते हैं ना जिनको लिखना आता हो। तो ये मैक्सिमम किन किन बच्चों के लिए या किन पॉपुलेशन के लिए यूज किया जाता है, जो लिटरेट हो, जो पढ़ी लिखी पॉपुलेशन हो। अगला है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में क्या होता है, किस चीज का यूज किया जाता है, पिक्चर्स का यूज किया जाता है या पैटर्न्स का यूज किया जाता है। और सीधी सी बात, अगर पिक्चर्स और पैटर्न्स का यूज किया जा रहा है टेस्ट में, तो इसे कौन भी दे सकता है, जो लिटरेट नहीं है, जो लिटरेट नहीं है वो भी क्या दे सकते हैं, इस टेस्ट को दे सकते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, जैसे कौन सा है, आरपीएम, जिसमें क्या दिया जाता है कि कोई पैटर्न दिया जाता है और उसे करेक्ट करने के लिए दिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है कि मैंने कोई ऐसे फिगर दे रखी हो, ठीक है, और उसमें ऐसे लाइनिंग है, और मैंने क्या निकाल दिया, वो बॉक्स निकाल दिया इसमें से, ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि इसमें किस टाइप का बॉक्स आएगा, ये वाला बॉक्स आएगा या ये वाला बॉक्स आएगा या ये वाला बॉक्स आएगा या फिर ये वाला बॉक्स आएगा, तो आप चूज कौन सा करेंगे, ये वाला ही करेंगे ना, कि ये वाला बॉक्स फिट हो सकता है इसमें। तो इस टाइप का इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाता है किसमें, नॉन वर्बल वाले में, ठीक है, कि पिक्चर्स और पैटर्न्स का यूज किया जा रहा है। अगला देखिए, अगला कौन सा है, परफॉर्मेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है, रिक्वायर द मैनिपुलेशन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, लैंग्वेज इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, किस चीज का यूज किया जाता है, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का यूज किया जाता है किसमें, परफॉर्मेंस टेस्ट में। ऐसे ही इसके एग्जांपल दे रखे हैं कि वेयर वुडन ब्लॉक्स मस्ट बी अरेंज टू मैच स्पेसिफिक डिजाइन विद इन ए लिमिट टाइम। आपको कोई पैटर्न दे दिया जाए और ब्लॉक्स दे दिया जाए कि आपको क्या करना है, इस ब्लॉक्स, इन ब्लॉक से क्या बनाना है, पिरामिड बनाना है या क्यूब बनानी है, क्यूबॉइड बनानी है। तो आपको क्या दिया जाए, ब्लॉक्स दिया जाए और उससे आपको एक पैटर्न बनाना है, तो वो कौन सा होगा, परफॉर्मेंस टेस्ट, वो कौन सा होगा, परफॉर्मेंस टेस्ट। ऐसे ही है कल्चर फेयर वर्सेज कल्चर बायस टेस्ट। ठीक है, कल्चर बायस्ड क्या होता है, टेस्ट दैट रिले हैवीली ऑन लैंग्वेज और एक्सपीरियंस स्पेसिफिक टू वन कल्चर, ओपन वेस्टर्न कल्चर या अर्बन। कल्चर बायस्ड क्या है कि जो टेस्ट है वो सभी कल्चर वाले या सभी पॉपुलेशन
या सभी टाइप्स के बच्चे या जो डिफरेंट कल्चर से आते हैं उस टेस्ट को ना दे पाए, तो कौन सा होगा? कल्चर बायस। मतलब कि आपने जो आईक्यू का टेस्ट बना रखा है वो सभी कल्चर के बच्चे उसे सोल्व नहीं कर पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, वो कौन सा होगा? कल्चर बायस्ड। और अगला कौन सा है? कल्चर फेयर टेस्ट। इसमें क्या होगा कि आपने कोई टेस्ट बनाया किसका? इंटेलिजेंस टेस्ट का, इंटेलिजेंस को नापने के लिए, और वो टेस्ट क्या हो रहा है? सभी कल्चर के बच्चे उसे दे पा रहे हैं, तो कौन सा होगा? कल्चर फेयर टेस्ट होगा। कौन सा होगा? कल्चर फेयर टेस्ट होगा। लेकिन कल्चर फेयर टेस्ट बनाना काफी मुश्किल है, ठीक है, इसे ध्यान रखना। ये नहीं है कि जल्दी आसानी से बन जाता है। तो इसके लिए मैक्सिमम कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है कल्चर फेयर में? परफॉर्मेंस टेस्ट। कौन सा? परफॉर्मेंस टेस्ट, ठीक है। क्योंकि इसमें हमें क्या नहीं होती, इस चीज की जरूरत नहीं होती, लैंग्वेज स्किल्स की नहीं, क्योंकि अगर आप डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं तो सीधी सी बात है आप लैंग्वेज भी डिफरेंट ही बोलते होंगे, ठीक है। अगला देखिए क्या है? इंटेलिजेंस इन द इंडियन ट्रेडिशन। तो इंडियन ट्रेडिशन में इंटीग्रल इंटेलिजेंस बोला जाता है। किसको? इंटेलिजेंस को। या इंटेलिजेंस को क्या बोला जाता है? बुद्धि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बुद्धि, ठीक है। इसको इंटीग्रल इंटेलिजेंस क्यों बोला जाता है? क्योंकि बुद्धि जो है किससे बिलोंग करती है? होल से या होलिस्टिक से, ठीक है। द इंडियन व्यू ऑफ इंटेलिजेंस इज ब्रॉडर देन द वेस्टर्न फोकस ऑन प्योरली कॉग्निटिव स्किल्स। इट सेंटर्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धि। तो वेस्टर्न फोकस किस पे करता है? कॉग्निटिव स्किल्स पे फोकस करता है, जबकि बुद्धि किस पे करती है? होलिस्टिक्स पे या होल पे। व्हाट इज बुद्धि? बुद्धि क्या है? किस पे फोकस करती है? होल पर्सन पर फोकस करती है। जैसे कि उसमें क्या आते हैं होल पर्सन पे? उसके इमोशंस हो गए, विल पावर हो गई, या वैल्यूज हो गई, ठीक है। अब आगे देखिए द 4 कॉम्पिटेंसीज ऑफ बुद्धि। कौन कौन सी है? पहली है कोग्निटिव कैपेसिटी है, फिर है सोशल, फिर है इमोशनल, और फिर है इंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस। तो पहले में क्या होता है? कॉग्निटिव में अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कि क्या कर पा रहा है कोई बच्चा है या कोई बंदा, क्या कर पा रहा है? इजीली अंडरस्टैंड कर पा रहा है किसको? सिचुएशन को, प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पा रहा है, या इफेक्टिव क्या है उसका? कम्युनिकेशन है, तो उसकी क्या होगी? कॉग्निटिव स्किल अच्छी होगी। ऐसे ही सोशल में कौन कौन सी आएगी? कि रिस्पेक्ट कर रहा है वो किसकी? एल्डर्स की, जिसको जरूरत है, मतलब नीडी की हेल्प कर रहा है, और वो क्या शो कर रहा है? एम्पैथी शो कर रहा है। क्या? सिंपैथी नहीं, एम्पैथी, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। इमोशनल में क्या आता है? कि वो सेल्फ रेगुलेशन है, ऑनेस्ट है, क्या है? ऑनेस्ट है, पोलाइटनेस है उसमें, या सेल्फ रिफ्लेक्शन है, तो कौन सा होता है? इमोशनल। और एंटरप्रेन्योरियल में कौन सा होता है? कि उसका बिहेव कैसा होगा? गोल डायरेक्टेड होगा, वो हार्ड वर्क करता होगा, ठीक है, या पेशेंस होगा उसमें। अब देखिए आगे कौन सा है? इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या होता है? आईक्यू में क्या है? आईक्यू क्या होता है? इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। ऐसे ही इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या होता है? इमोशनल इंटेलिजेंस इज कंसीडर्ड द फीलिंग साइड ऑफ इंटेलिजेंस। क्या? फीलिंग्स को ध्यान में रखा जाता है किस चीज में? इमोशनल इंटेलिजेंस में। फोकसिंग ऑन हाउ वी प्रोसेस एंड यूटिलाइज इमोशन। मतलब जो हमारे इमोशंस हैं उससे हम कैसे डील करते हैं या कैसे यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, अपनी डेली लाइफ में। तो वो क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस ने किस चीज पे फोकस किया है? मेनली इमोशंस पे, ध्यान रखेंगे। कोर कॉन्सेप्ट while IQ measure logic, memory, EQ measure the ability to monitor, express and manage emotions in oneself and others। जैसे कि IQ किस चीज पे बेस्ड है या क्या मेजर करती है? लॉजिक और मेमोरी को। वैसे ही EQ मतलब क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस किस चीज पर फोकस करती है? इमोशंस पे, या हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, या हम कैसे मैनेज करते हैं खुद के साथ या दूसरे के साथ हमारे इमोशंस को। अब है इमोशनल इंटेलिजेंस का गाइडेंस क्या है? मॉनिटर। पहला क्या है? मॉनिटर कीपिंग ट्रैक ऑफ योर ओन अदर्स एंड इमोशनल स्टेट्स। मतलब
कि खुद के इमोशंस और दूसरे के इमोशंस को क्या रखें, हम ध्यान में रखें। डिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट फीलिंग्स, हम क्या कर सके, अपनी फीलिंग्स में ही अंतर कर सकें। जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखा है कि मैं गुस्सा हूं या फ्रस्ट्रेटेड हूं, दोनों में क्या कर सके, डिफरेंट, या अपने इमोशंस को क्या कर सके, वो अच्छे से समझ सके। गाइड में क्या है, यूजिंग इमोशनल डाटा टू मेक बेटर लाइफ डिसीजंस, जो हम इमोशन है, जो हमारे इमोशंस है, उसको हम अच्छे से यूज कर पाए या सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या कर पाए, यूज कर पाए, जिससे हमारे क्या हो, जो हम डिसीजन ले लाइफ में वो क्या हो, बेटर हो। अगर हम मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे कि अगर हम अपने इमोशन पे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, पर फिर लेकिन जब वो पेपर देने जाते हैं तो स्ट्रेस की वजह से क्या उनका पेपर क्या चला जाता है, खराब चला जाता है। तो आपको आते हुए भी क्या हो रहा है, आपका नंबर कम आ रहे हैं, तो क्या है, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, अच्छी नहीं है। ठीक है, ए हाई IQ मेड lead to academic success but EQ is often the determining factor of for success। इसमें यही दे रखा है कि एकेडमिक सक्सेस में IQ काम आ जाएगी, पर रिलेशनशिप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, प्रोफेशनल कोलैबोरेशन में क्या काम आएगी, EQ काम आएगी। ठीक है, आगे क्या है, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी टेस्ट, या इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी में क्या डिफरेंस है। अब देखिए थिंकिंग स्टाइल किसका, इंटेलिजेंस का, तो कैसा है इसमें, कन्वर्जेंट थिंकिंग, मतलब इंटेलिजेंस टेस्ट में कैसी थिंकिंग का यूज किया जाता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग का। और क्रिएटिविटी टेस्ट में किस चीज का यूज किया जाता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग का। अब कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का तो आपको पता ही होगा कि कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है कि हम किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, सिर्फ एक तरीके से सोचते हैं, क्या कर सकते हैं, एक तरीके से सोचते हैं या एक ही सॉल्यूशन निकाल पाते हैं किसी भी प्रॉब्लम का। ऐसे ही क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या है कि हम किसी भी प्रॉब्लम का एक से ज्यादा सॉल्यूशन निकाल पाते हैं या एक से ज्यादा तरीके से सोच पाते हैं। अब जैसे इसमें दे रखा है कि दिस टेस्ट असेस द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ए वैरायटी ऑफ आइडियाज या सी न्यू रिलेशनशिप बिटवीन द अनरिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या होता है कि फिक्स्ड होता है, करेक्ट सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, और क्रिएटिविटी टेस्ट में क्या होता है, ओपन एंडेड, जैसे मैंने ऊपर बताया कि क्या इसमें क्या है, सिर्फ एक सिंगल करेक्ट आंसर मिलेगा, किस वाले में, इंटेलिजेंस वाले में। और क्रिएटिविटी टेस्ट में क्या मिलेगा, ओपन एंडेड, मतलब एक से ज्यादा आंसर मिलेंगे। और इसमें क्या रहती है, फ्रीडम रहती है किस चीज की, एक्सप्रेशन की या ओरिजिनल थिंकिंग की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।